हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बच्चों, आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा आप 10th क्लास का मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है वो डाल दिया गया है। तो उसी के एक पार्ट को लेकर के जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो 3825 को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं 2 पर, लेकिन 2 पे भाग नहीं हो रहा तो 3 पे भाग करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 बचाता है, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। और अब 3 से भाग करते हैं तो 3 चौके 12 हमारे पास। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 3 पे भाग नहीं हो रहा तो 5 पे भाग करते हैं। तो 5 अट्ठे 40, 15 पंजो 25। तो 5 पे फिर भाग करते हैं तो 17। तो इस प्रकार से 3825 को हम 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सभी आपके पास क्या आ गए, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है हमें कि क्या एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि वर्गमूल के अंदर है ना, रूट के अंदर यदि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या आती है तो वो क्या आती है, अपरिमेय संख्या हो आती है। तो आता यह एक अपरिमेय संख्या है 337 और 54 का HCF। तो जैसा आप छोटी क्लासेस में करते थे वैसा भी आप इसको कर सकते हैं। 336 को ऐसे लिखो और 54 को ऐसे लिखो। अब दोनों 2 से भाग हो रहे हैं तो 2 से भाग कर दो। 2 एकम 2, तो 2 छिको 12 और हमारे पास 2 अट्ठे 16, 2 पे 27 आ जाएगा। तो 2 पे फिर भाग करते हैं। 2 पे क्या दोनों की संख्या भाग होंगी, नहीं होंगी, तो 3 पे दोनों को भाग कर देते हैं। 3 पंजे 15 और 3 छिको 18, 3 पे 3 नीम 27। तो इस प्रकार से 6 हमारे पास यहाँ पर HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि 64/455 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यदि किसी का भी दशमलव प्रसार शांत होता है तो उसके गुणनखंड आवश्यक रूप से या तो 2 होने चाहिए या फिर 5 हो। इसके अलावा कोई भी संख्या न हो तो हमारे पास क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। तो हम इसमें देखते हैं कि 455 के हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होंगे। तो सबसे पहले देखिए, 3 से तो 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग नहीं होगा तो 5 से भाग हो जाएगा। 5 नहीं 45 1, तो 7 से भाग करते हैं तो 13। इसके तो गुणनखंड हमारे पास 7 और 13 भी आ रहे हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद 7x² - 3x के गुणांक के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग होता है बच्चों -b/a। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है -3 और एक c की वैल्यू हमारे पास 1। तो b की वैल्यू क्या है -3 और 1 के फॉर्मूले वाला माइनस है तो ये क्या हो जाता है, प्लस के 3 में कन्वर्ट हो जाता है। और a की वैल्यू क्या है 7, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दे दिया गया है, तो हमें द्विघात समीकरण को बनाना है। तो हमें पता है कि द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, x² - SX + p, ठीक है ना, सम ऑफ नंबर और प्रोडक्ट। तो x² - 1/3x और माइनस में 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। ये जो माइनस आया ये फॉर्मूले की वजह से आया है। अब इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3x² - x - 1 = 0 के, और 3 इस तरफ आकर के 0 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहता है कि संगत है या असंगत है। तो असंगत तो सिर्फ एक स्थिति में होता है, जब हमारे पास a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के और बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो इस स्थिति में जो रैखिक युग्म है वो हमारे पास असंगत हो जाता है और उसका कोई भी हल नहीं होता, ठीक है ना, कोई हल नहीं होता, ठीक है ना। तो कोई हल नहीं होता तो हमें तो संगत है या असंगत है वो बताना है। तो एक बार हम इसको करके देखते हैं कि क्या होगा। तो 4/3 इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 2,
क्यों A1/A2 कर रहे हैं। B1/B2 तो 2 में कितना आ जाता है 3, और 8 के बटे में कितना आ जाएगा 12, तो काटते हैं तो 2/3, 2/3, 4 पे काटते हैं 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सभी बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, और बराबर आ रहा है C1/C2 के। तो इस प्रकार से इस रैखिक समीकरण के अनेक हल हुए, जो कि क्या होगा, संगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमें s की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर शायद सेकंड है ये। तो इसमें हम s की वैल्यू को निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। देखिए विलोपन विधि का हम प्रयोग करेंगे इसमें। इस समीकरण को देखिए आप ध्यान से, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं 6 को। तो अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2s प्लस में 3t बराबर हो जाता है 6 के, तो 2s प्लस 3t बराबर हो जाएगा 36 के। इस प्रकार से ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। एक समीकरण हमारे पास पहले से ही है। दोनों को विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए आप आसानी से इसका आंसर को निकाल सकते हो। अगला है हमारे पास पार्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहता है कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड आपने ज्ञात करने हैं। तो बच्चों आपको द्विघात समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए कि इन दोनों के गुणा कर देते हैं हम, x² के गुणांक और कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास है एचर पद जो है। तो गुणा करने पर हमारे पास -12 आना चाहिए, और जोड़ करने पर हमारे पास -1 आना चाहिए। तो -4 और 3 इसके 2 हमारे पास क्या हो जाते हैं, गुणनखंड आ जाते हैं। ठीक है ना, इनको आप कर सकते हो। अगला है मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए ये भी आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट दिया गया है। तो इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले में किया था, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं -b प्लस -√b² -4ac/2a। दोनों ही प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो आपको उचित लगे उस तरीके से आप हल कर लेना इसको। अगला है दो मूल बराबर हैं। मूल बराबर कब होते हैं, जब हमारे पास b² -4ac जब हमारे पास 0 के बराबर आता है तभी तो मूल बराबर होते हैं हमारे पास। तो अब इसमें मूल कब बराबर होंगे, देखिए b² मतलब k² -4, a की वैल्यू क्या रहेगी 3, c की वैल्यू क्या रहेगी 3 बराबर 0 के। तो k² -1236 -36 = 0 के। तो k² की वैल्यू क्या आती है +36। तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास +-6। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इस समीकरण का अद्वितीय हल है। p का मान हमें ज्ञात करना है जब इसका अद्वितीय हल हो, जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो तभी एक अद्वितीय हल होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, A1/A2 करना है हमें। तो x का गुणांक क्या है हमारे पास 1, बाई में A2 की वैल्यू क्या है 4, ये बराबर नहीं होनी चाहिए B1/B2 के, तो 1 में P के। ठीक है ना, तो अब आप देखिए P की जो वैल्यू है बराबर नहीं होनी चाहिए, आर पार गुणा कर रहे हैं हम 4 के। ठीक है ना, P की वैल्यू 4 के अलावा आप कोई भी मान रख लीजिए, तो उसमें समीकरण का क्या हमारे पास अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सारवंतर हमने बताना है इसका, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है। तो 1 में से 3 चला जाएगा, डी कैसे निकालते हैं हम A2 - 7, डी कैसे निकालते हैं, डी निकालेंगे हम A2 - 7 से, डी निकालेंगे A2 - A1 से। तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और -A1 की वैल्यू क्या है 4, तो -3 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का 14वां पद ज्ञात कीजिए। 14वां पद क्या निकालेंगे हम A + 13D। 14वें पद को कैसे निकालते हैं A + 13D इसके द्वारा। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 + 13, D की वैल्यू क्या हुई, D की वैल्यू 3 बढ़ रही है, सॉरी 7 बढ़ रही है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो ऐसे 91 और 5 96। ठीक है ना, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये कहता है कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या क्या होगी 1, दूसरी संख्या क्या होगी 2 और लास्ट में कितनी होगी 50। ठीक है ना। तो ए की वैल्यू हुई, हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 प्रथम पद प्लस लास्ट पद। n/2 n की वैल्यू कितनी है 50 पद है तो 50/2। पहला पद क्या है हमारे पास फर्स्ट, और लास्ट पद क्या है 50। तो 2 पे काटने पर 25 की और 51 की क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो 25 से कम 25, 5 2 कैरी हो जाता है, 25 पंजे 125 और 2 127। ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं कि इसके नेक्स्ट 3 पदों को हमने बताना है। तो देखिए इनमें अंतर कितने कितने का 3 घट रहे हैं, तो इससे अगला पद क्या होगा माइनस के साथ, क्योंकि 3 घटाते चलिए। अब आप भी माइनस के साथ 3 फिर घटाओगे तो -10, अगले 3 घटाओगे तो -13। इस प्रकार से अगले 3 पद आ जाएंगे। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग हमारे पास समरूप होते हैं, क्योंकि सभी देखने में क्या होते हैं एक जैसे होते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सर्वांग क्षमता की कौन सी कसौटी है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वांग क्षमता की कसौटी क्या होती है, देखिए यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं हमारे पास तो ट्रिपल एस नियम लगता है, तीनों एंगल बराबर होते, तीनों कोण बराबर होते तो ट्रिपल ए नियम लगता। और जब हमारे पास दो साइड उनके बीच का एंगल बराबर हो तो SCS नियम लगता है। तो पार्ट नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट वाले सम को। नेक्स्ट वाले सम में कहता है कि इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा जो पाइथागोरस थ्योरम को पालन करेगा, मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर हो। तो 25 का स्क्वायर देखते हैं बराबर होता है क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर किसका होगा 25 का स्क्वायर हमारे पास 25 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर के। तो 25 का स्क्वायर तो 625 हुआ है ना, और 24 का स्क्वायर 576 होता है हमारे पास, और 7 का स्क्वायर 29 होता है। इन दोनों का जोड़ 625 के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या एक समकोण त्रिभुज है। अगले वाले में कंडीशन सेटिस्फाई होती नहीं होगी तो ये आपके पास क्या है एक समकोण त्रिभुज नहीं होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में क्या कहता है कि एक वृत्त है केंद्र O वाला, ये इस प्रकार से हम वृत्त को बना लेते हैं। ठीक है ना, उससे स्पर्श रेखाओं की रचना की गई है PA और PB। तो ये P पॉइंट है, PA है ये, और ये B है। ठीक है ना, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रलंब होती है, तो ये दोनों के दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं। ये कोण हमारे पास 100 डिग्री का होगा दिया गया है। तो ये कोण जो बचा हुआ है ये हमारे पास कितने डिग्री का होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 80 डिग्री का, क्योंकि आमने सामने के इस प्रकार के कोणों का जोड़ 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से 100 को हम माइनस कर देते हैं तो 80 डिग्री बचेगा। लेकिन हमसे कौन पूछता है सिर्फ ये आधे वाला जो ऊपर वाला है POA वाला ही कौन पूछता है। तो 80 का आधा क्या होगा 40। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने आपको पहले भी बोला है कि इस मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे उन सभी को आपने ध्यान से करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके पास एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमने आपको पहले भी बताया है कि आपकी गणित की बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप आपको मिलते हैं या खालिस्तान वाले आपको मिलते हैं या फिर सत्य असत्य वाले मिलते हैं, सभी को आप अच्छे से ध्यान से करना है आपने, क्योंकि आपकी बार ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा हैं। तो मैथमेटिक्स में से यहीं से ही आपके पास ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए किस प्रकार का है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक हमारे पास वृत्त है
इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर दी गई है और ये दूरी हमारे पास 25 सेंटीमीटर दी गई है और ये अब हमें ज्ञात करनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर तो 49 आता है। तो आप 49 का वर्गमूल क्या आएगा 7। तो अब इस प्रकार से 7 इसकी दूरी हो जाएगी। आपने इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास DE समानांतर है BC के। तो EC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा बराबर होगा 2/4 बराबर होगा 1 में EC के। R पर गुणा कर दीजिए 2 EC बराबर हो जाएगा 4 के। तो EC की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी बच्चों। ठीक है ना। अगला है आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बड़ा ही आसान है। दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इस आंसर इस प्रकार से यदि आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है नेक्स्ट में कहता है कि उस वह बिंदु जिसे बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखंड x अक्ष पर विभाजित होता है। तो बच्चों आपको पता है कि x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो x, 0 ये आपके पास आ जाएंगे। तो हमारे पास हम फॉर्मूला लगा देंगे कि किस अनुपात में विभाजित होता है। तो अनुपात को मान लेंगे k/1 और हम फॉर्मूला लगा देंगे सेक्शन फार्मूला मतलब कि विभाजन सूत्र वाला -4, 5 और लगाएंगे दूसरे वाला। तो 5 की k के साथ गुणा तो 5 के माइनस में 5 बटे में इन दोनों का जोड़ k-1 बराबर k+1 बराबर 0 के। तो k+1 इधर आकर के 0 हो जाता है। तो 5 के -5 बराबर होता है 0 के। तो 5 के की वैल्यू आएगी 5। तो k की वैल्यू यहाँ पर 5/5 1 आ जाती है। अतः अनुपात क्या होगा 1:1। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट सम को। नेक्स्ट सम में क्या कहते हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जोड़ने वाले रेखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। तो वही सेक्शन फॉर्मूले का यूज आप इस क्वेश्चन को करने में करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, से समदूरस्थ हो। बेटे ये आपके पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। वैसे करते किस प्रकार से हैं एक बार आपको हिंट दे देते हैं इस क्वेश्चन की। तो देखिए समदूरस्थ हैं एक्स अक्ष के द्वारा। हमें पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है एक्स अक्ष पर वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी 0। और यहाँ पर जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं वो क्या है 2, -5 और -2, वो आपको दे दिए गए हैं। अब आप दोनों की दूरी को बराबर में रख करके इसके आंसर को निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन सीकेंट थीटा 13/12 के बराबर है तो साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज बनती है। तो लाल कक्का का हम यूज़ कर देते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पंडित बद्री प्रसाद का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सीकेंट थीटा क्या होगा कर्ण बटे आधार है ना। तो कर्ण की वैल्यू कितनी 13 है आधार की वैल्यू कितनी 12 है। और पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे 13 का वर्ग 169 माइनस में 112 का वर्ग 144 तो 25 बच जाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। इस प्रकार से आपके पास इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू 5 और कर्ण की वैल्यू 13 आ जाएगी। इस प्रकार से 5/13 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट सम को। फिर वही बात कि जो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसी में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो sin 60 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। या नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है
2 टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1, प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है ना, उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2 होती है, उसका स्क्वायर होगी, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और 60 डिग्री त्रिज्याखंड का कोण वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360, θ/360, तो थीटा की वैल्यू 60 है, θ/360 गुणा में πr², पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में r², तो 14 गुणा 14 करेंगे तो 7 दूनी 14 हमारे पास आ जाएगा, 0 से 0 6 36, तो 2 पे भाग करते हैं तो 3, 2 एकम 2। इस प्रकार से आप दोनों की गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 का 8 ऐसे 2, तो 14 दूनी 28 और 2 30, ठीक है, 308/3 इसका को पार्ट नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट की सुई, ये भी आपके पास मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, तो बहुत इजी आपके पास ही दिया गया है। क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर आपके पास, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 15 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब सीधा सीधा कि सेक्टर की पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है ना, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, θ/360 गुणा में πr², तो 1 मिनट में हम जानते हैं कि 1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो 15 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 15 × 90, तो θ/360 गुणा में πr², तो त्रिज्या की वैल्यू क्या है 7 × 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0, और ये 4 दूनी 9 चुके 36, 2 पे काटेंगे तो 2, 2 पे 11, 11 से 73/2 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंब का आयतन क्या होगा, तो लंब वाले बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, πr²h, ठीक है ना, πr², और h कितनी है, ऊंचाई कितनी है 21, ठीक है, तो बेलन का आयतन 7 या 21, बस, तो आप सभी की मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गोले का आयतन, तो बच्चों गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, आप पाई को पाई ही रहने दें और r की वैल्यू को 8 रख दें, ठीक है ना, तो काट जो आपके पास सोल्व करने के पास आएगा, आंसर आ जाएगा। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले गोले को पिघला करके 2 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में बदल दिया गया है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में जब किसी भी धातु को पिघला करके दूसरी धातु में बदला जाता है तो आयतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों के आयतन को हम यहाँ पर बराबर रख देंगे। तो गोले को पिघला दिया गया है, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 πr³, और इधर क्या होगा बेलन क्या होगा πr²h, ठीक है ना, तो पाई से पाई तो वैसे ही कट जाएगा। अब हम इन जो बचे हुए इनके मानों को रख करके आसानी से इसकी ऊंचाई की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, तो दोनों पास आर का ही कम्बिनेशन सिर्फ रह जाता है, और दोनों की आर हमें दे दी गई है ना। तो उस घटना की प्रायिकता को जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है, और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, ऐसी घटना को असंभव घटना कहा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी प्रायिकता नहीं है, तो नेगेटिव वाली संख्या कोई भी कभी प्रायिकता नहीं होती है। उसके बाद एक पासे को फेंका जाता है, अभाज्य संख्या निकलने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है हमारे पास, अभाज्य संख्या होती है 2, 3 और 5, ये क्या है हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं हुई 3, तो 3/6 आपके पास, तो 3 को काटें तो 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाता है।
माध्य निकालना है तो माध्य के लिए आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है यहाँ पर, 2 आया है, तो बहुलक क्या हुआ, 2 आया है। तो 2 कितने बार आया है, 3 बार, तो इसलिए बहुलक क्या हुआ, 2 हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।